Hello dear students, welcome to this module 4 part C of organometallic reagent. In this module we will be discussing the preparation of organolithium reagent, especially sp3ch lithiation. मॉड्यूल 4A और पार्ट B में जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, हम लिथिएशन की प्रोसेस को डिस्कस कर रहे थे। पार्ट A में हम लोगों ने एल्किल हैलाइड की मेटेलिक लिथियम के साथ रिएक्शन देखी थी, एल्केनिल हैलाइड्स की मेटेलिक लिथियम के साथ रिएक्शन देखी थी। पार्ट B जो कि ऑर्थोलिथिएशन पर बेस्ड था, इसमें हमने एरोमेटिक सिस्टम के लिथिएशन प्रोसेस को डिस्कस किया था और उसमें ये डिस्कस किया था कि किस तरह से जो फंक्शनल ग्रुप एरोमेटिक रिंग के साथ जुड़े रहते हैं, उन फंक्शनल ग्रुप की प्रेजेंस में रिस्पेक्टिव ऑर्थो पोजीशन पर जो लिथिएशन होता है उसके लिए कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, किस तरह से जो डायरेक्टिंग ग्रुप होता है वो ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट जो आप यूज करते हैं लिथिएशन के लिए, उसके साथ कोऑर्डिनेट करके कैसे ऑर्थो पोजीशन पर लिथिएशन को परफॉर्म करता है। उसमें हमने देखा था कि किस प्रकार से जो चिलेटिंग रिएजेंट्स होते हैं, जो कोऑर्डिनेटिक लिगेंड्स होते हैं, उनकी प्रेजेंस में कैसे लिथिएशन की प्रोसेस को फर्दर इम्प्रूव किया जा सकता है, किस प्रकार से ऑर्थोलिथिएशन के रेट को हम उस पर बढ़ा सकते हैं, ये हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। साथ ही इसके कुछ एग्जांपल्स भी हमने क्लास के लास्ट में डिस्कस किए थे। होप आप लोगों ने उन एग्जांपल्स की प्रैक्टिस किया होगा। आज के इस लेक्चर में हम लिथिएशन की ही प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो लिथिएशन होगा वो होगा कि नॉन एक्टिवेटेड जो sp3 कार्बन होगा उसके हाइड्रोजन को रिप्लेस करके वहाँ पर लिथिएशन को परफॉर्म करना। sp3 कार्बन का जो लिथिएशन था वो हमने इससे पहले भी मॉड्यूल 1 में देखा था, जहाँ पर हमने एल्किल हैलाइड, जहाँ पर कि कार्बन sp3 है, उस एल्किल हैलाइड की जब रिएक्शन हमने मेटेलिक लिथियम के साथ कराई थी तब वहाँ पर एल्काइल लिथियम बने थे, लेकिन जो वहाँ पर sp3 कार्बन था वो कार्बन एक्टिवेटेड था। मीन्स कि वहाँ पर कार्बन और हैलोजन के बीच में जो पोलैरिटी का डिफरेंस था, उस पोलैरिटी के डिफरेंस से उस CX बॉन्ड की जो रिएक्टिविटी थी वो कंपैरेटिवली ज़्यादा थी। किसके कंपैरिजन में? कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के कंपैरिजन में, जो कि हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ये टॉपिक किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज CH एक्टिवेशन पर काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। sp3 कार्बन जो कि इनएक्टिवेटेड है, उसको अगर आपको लिथिएशन करना है तो इसके लिए एसेंशियल कंडीशन ये है कि sp3 कार्बन जो नॉन एक्टिवेटेड कार्बन है वो किसी हेट्रो एटम के अल्फा पोजीशन पर अगर होगा तो उसका लिथिएशन काफ़ी आसानी से हो जाएगा। इसको आगे एग्जांपल में हम देखेंगे, पहले इसकी बेसिक समझ लेते हैं। ये sp3 कार्बन का जो एक्टिवेशन है, इसे हम एक्टिवेशन कह रहे हैं बिकॉज कि जो कार्बन है वो यूजुअली नॉन एक्टिवेटेड है। इस एक्टिवेशन को यदि कोई चिलेटिंग लिगेंड, जैसा हमने पिछले एग्जाम्पल में भी पढ़ा था, जहाँ पर कि टेमेडा था या फिर डाइमिथॉक्सी इथेन था, HMPA है या डेप्को है, इस तरह के जो चिलेटिंग लिगेंड या कोऑर्डिनेटिंग लिगेंड्स होते हैं, ये अगर प्रेजेंट होंगे तो वो उसके रेट को, यानी कि CH एक्टिवेशन के रेट को या sp3c लिथिएशन के रेट को वो इंक्रीज करेंगे। साथ ही जो लिथिएटिंग रिएजेंट अगर हम लेंगे वो कंपैरेटिवली अगर स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो वो इस रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करेगा। सिंस क्योंकि हमको यहाँ से अगर स्ट्रॉन्ग बेस का मीनिंग क्या है कि जो sp3ch है, इस sp3ch का जो हाइड्रोजन है वो कंपैरेटिवली वीकेस्ट, हम इसको कह सकते हैं वीकेस्ट एसिड, हम इसको कह सकते हैं, या पुअर एसिडिक है। तो बहुत लेस एसिडिक सिस्टम से अगर प्रोटॉन को आपको निकालना है तो हमें उसके लिए जो बेस चाहिए कंपैरेटिवली वो स्ट्रॉन्गर बेस चाहिए। इसलिए इस प्रोटॉन को यहाँ से अगर H पॉजिटिव की फॉर्म में आपको एलिमिनेट करना है तो जो बेस होना चाहिए वो स्ट्रॉन्गर बेस होना चाहिए। तो कोऑर्डिनेटिंग लिगेंड्स की हम बात कर रहे थे कि कोऑर्डिनेटिंग लिगेंड्स कैसे इस sp3ch को फैसिलिटेट करता है। उसके लिए कोऑर्डिनेटिंग लिगेंड की एक प्रॉपर्टी ये भी है कि अगर हम इस लिथिएशन को हम
किसी चिलेटिंग लिगेंड या कोऑर्डिनेटिंग लिगेंड की एब्सेंस में अगर हम कराते हैं तो वहाँ पर दो रिएक्शन पैरेलल एक साथ रहती हैं। एक तो होगा कि sp3ch लिथिएशन, और दूसरा जो होता है वो रिएक्शन होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन। अब इन दोनों रिएक्शन जब पैरेलल चलेंगी तो इससे जो ओवरऑल इफेक्ट पड़ेगा वो लिथिएशन, चूँकि हम लिथिएशन को परफॉर्म कराने के लिए इस रिएक्शन को पढ़ रहे हैं, तो लिथिएशन का जो यील्ड होगा या लिथिएटेड प्रोडक्ट का जो यील्ड होगा उसके यील्ड पर इसका सीधा सीधा इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए इस पैरेलल रिएक्शन को अवॉइड करने के लिए और कार्बन sp3 कार्बन के लिथिएशन के रेट को बढ़ाने के लिए यूजुअली हम जो चिलेटिंग लिगेंड्स होते हैं या कोऑर्डिनेटिंग लिगेंड्स जो होते हैं उनको हम यहाँ पर यूज करते हैं। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इस sp3ch लिथिएशन के लिए जो है वो है कि प्रॉक्सिमिटी एंड अलाइनमेंट ऑफ sp3ch विद डोनर चिलेशन। प्रॉक्सिमिटी एंड अलाइनमेंट का मीनिंग क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर कोई सब्स्टिट्यूटेड एक एल्काइल सिस्टम को ले रहा हूँ, से फॉर एग्जांपल ये एमाइड ले लिया मैंने, साइक्लिक एमाइड है। इस एमाइड का जो ये अल्फा हाइड्रोजन है, ये अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर इसको हमको लिथिएशन करना है। से फॉर एग्जांपल मैं अगर हम यहाँ पर RLi लेते हैं तो प्रॉक्सिमिटी का मीनिंग क्या होगा कि इस कार्बन और जो ये चिलेटिंग जो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर है जो कि इनकमिंग लिथियम के साथ कोऑर्डिनेट करके एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट को परफॉर्म करेगा, तो उस साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट को परफॉर्म होने के लिए जो प्रॉक्सिमिटी या अलाइनमेंट की हम बात करते हैं, प्रॉक्सिमिटी का मीनिंग होगा कि कितना डिस्टेंस पर है और अलाइनमेंट का मीनिंग होगा कि उसका कॉन्फॉर्मेशनल अरेंजमेंट कैसा है। तो ये दोनों जो कंडीशन हैं, प्रॉक्सिमिटी एंड अलाइनमेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन है टू जनरेट अ साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट और टू जनरेट अ स्टेबलाइज्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट जो कि sp3ch कार्बन को लिथिएशन करेगी। अब इसको एग्जाम्पल में आगे देखते हैं। सिमिलरली अगर हम एल्काइल सिस्टम की बात करते हैं, ये शुड बी, ये हाइलाइट नहीं होना चाहिए। प्राइमरी एल्काइल सिस्टम should be are more reactive towards sp3ch activation in comparison to secondary and tertiary alkyl systems. एग्जाम्पल्स इसके कुछ देखते हैं। जैसा कि पहला एग्जाम्पल ये है, इस एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं कि ये एक अमाइड है जिसमें कि नाइट्रोजन के पास ये साइक्लिक सिस्टम है और ये जो कार्बन है ये कार्बन अल्फा कार्बन है। इस अल्फा कार्बन पर सेकेंडरी ब्यूटाइल लिथियम जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेस है, इस स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में साथ ही हमने एक चिलेटिंग लिगेंड या कोऑर्डिनेटिंग लिगेंड ले लिया, इसको हम चिलेटिंग लिगेंड कहेंगे। कंडीशन फुलफिल हो रही है, हेटेरो एटम की अल्फा पोजीशन पर कार्बन है, उसके साथ ही जो फंक्शनल ग्रुप है, इस फंक्शनल ग्रुप की जो प्रॉक्सिमिटी एंड अलाइनमेंट है वो इस H के एलिमिनेशन को फेवर करेगा। बेस स्ट्रॉन्ग लिया है और चिलेटिंग लिगेंड लिया है, तो यहाँ पर अल्फा पोजीशन पर लिथिएशन हो जाएगा। जो ट्रांजिशन स्टेट की हम बात करते हैं, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट की, वो साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट कुछ इस तरह से बनेगी। सिंस ये जो सिस्टम आपको दिख रहा है, ये सिस्टम 6 मेंबर्ड साइक्लिक सिस्टम है और 6 मेंबर्ड साइक्लिक सिस्टम का जो स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन की हम बात करते हैं, वो स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन जो होता है वो उसकी चेयर फॉर्म में होता है। और चेयर फॉर्म में भी आप देख रहे हैं कि इस नाइट्रोजन पर, ये जो नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन पर जो ग्रुप होगा ये बहुत बड़ा ग्रुप है, तो चेयर फॉर्म में जो बल्कियर ग्रुप होता है वो ऑलवेज इक्वेटोरियल पोजीशन पर रहता है। और इक्वेटोरियल पोजीशन पर रहने के साथ साथ मतलब इसका अलाइनमेंट आपने डिसाइड कर लिया, इसका कॉन्फॉर्मेशन आपने सेट कर दिया। ये जो कॉन्फॉर्मेशन होगा ये इस लिथिएशन को प्रोसेस को फैसिलिटेट करेगा बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ सेकेंडरी कोऑर्डिनेशंस या सेकेंडरी इंटरेक्शंस जो कि इस सिस्टम की जो स्टेबिलिटी होगी उस स्टेबिलिटी को ये इंक्रीज करेंगे। तो यहाँ लिखा भी है कि डोनर चिलेशन एंड स्टेबलाइजेशन। डोनर चिलेशन का मीनिंग क्या है कि ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये लिथियम के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है, एक चिलेट बना रहा है, साइक्लिक सिस्टम को परफॉर्म कर रहा है
अब ये साइक्लिक सिस्टम इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। इससे पहले एग्जाम्पल में भी हमने देखा था जब हम ऑर्थोलिथिएशन की बात कर रहे थे, तो ऑर्थोलिथिएशन में किस तरह से जो कोऑर्डिनेटिंग लिगेंड्स होते हैं वो इनकमिंग लिथियम के साथ कोऑर्डिनेट करके उसको किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पर डायरेक्ट करने में कैसे हेल्प करते हैं और वहाँ पर किस तरह से साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट इन्वॉल्व होती हैं, ये हमने इससे पहले ऑर्थोलिथिएशन में भी देखा था। तो सिमिलर कंडीशन यहाँ पर भी है। ये जो कार्बन होगा अल्फा कार्बन पर, इस प्रकार अल्फा कार्बन पर हम इसको लिथिएशन को परफॉर्म कराते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। अब इस सेकेंड एग्जाम्पल में ये बाईसाइक्लिक सिस्टम है। इस बाईसाइक्लिक सिस्टम में हमारे पास दिख रहा है कि ये जो H है ये अल्फ़ा हाइड्रोजन कंपैरेटिवली फ्री है इन कंपेयर टू इस अल्फ़ा हाइड्रोजन के, क्योंकि यहाँ पर स्टेरिक्स ज़्यादा इन्वॉल्व है। साथ ही जो रिंग सिस्टम है ये बाईसाइक्लिक रिंग सिस्टम है। तो बाईसाइक्लिक रिंग सिस्टम के कॉन्फॉर्मेशन में आपने पढ़ा होगा कि बाईसाइक्लिक रिंग सिस्टम का जो कॉन्फॉर्मेशन था कंपैरेटिवली मोनोसाइक्लिक के कंपैरिजन में रिजिड होता है। तो रिजिड जब आपके पास कॉन्फॉर्मेशन होगा तो रिजिड कॉन्फॉर्मेशन में जो कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स बनने की जो पॉसिबिलिटी होती है वो कम होती है। मीन्स कि इसका जो हाइड्रोजन हमारे पास अल्फ़ा पोजीशन पर है, इस अल्फ़ा हाइड्रोजन का जो अलाइनमेंट होगा वो अलाइनमेंट है या कॉन्फॉर्मेशन होगा वो ऑलमोस्ट फिक्स्ड रहेगा। इस बाईसाइक्लिक सिस्टम की जो कॉन्फॉर्मेशनल रिजिडिटी है, उस कॉन्फॉर्मेशनल रिजिडिटी के कारण ये अपना कॉन्फॉर्मेशन चेंज ज़्यादा नहीं कर पाएगा। साथ ही जो ये अल्फ़ा हाइड्रोजन आपको दिख रहा है, इस अल्फ़ा हाइड्रोजन की जो प्रॉक्सिमिटी है या अलाइनमेंट है, वो अलाइनमेंट इस ऑक्सीजन के प्लेन पर है। तो ये कह सकते हैं कि जब भी आप स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे और कोई कोऑर्डिनेटिंग लिगेंड को आप लेंगे तो ये कोऑर्डिनेटिंग लिगेंड या जो ये लिथिएटिंग एजेंट आपने लिया हुआ है, ये लिथिएटिंग एजेंट सबसे पहले इस ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट करेगा। देन इस कोऑर्डिनेशन से जो लिथियम होगा वो लिथियम अपने प्रॉक्सिमिटी के अकॉर्डिंग इस अल्फ़ा हाइड्रोजन पर, अल्फ़ा कार्बन पर डायरेक्ट होगा। और साथ ही जो एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी वो साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट होगी, बिकॉज ये हाइड्रोजन इस रिजिडिटी के कारण, या ये कह सकते हैं कि ये जो मॉलिक्यूल है एक रिजिड कॉन्फॉर्मेशन के कारण, अपने रिजिड स्ट्रक्चर के कारण अपने कॉन्फॉर्मेशन को चेंज नहीं कर सकता है। जैसा कि हम नॉर्मल साइक्लोहेक्सेन में पढ़ते हैं, साइक्लोहेक्सेन चेयर फॉर्म और बोर्ड फॉर्म के बीच में फ्लिप करता है। तो इस तरह से जो एक इक्विलिब्रियम या जो एक कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर बनने की जो प्रोसेस होती है वो बाईसाइक्लिक सिस्टम में नहीं रहती है। इससे हम कह सकते हैं कि जो बाईसाइक्लिक सिस्टम जो रिजिड है, यहाँ पर ये हाइड्रोजन जो होगा ये इस ऑक्सीजन की प्रॉक्सिमिटी में है और अलाइनमेंट भी इन दोनों का ऑलमोस्ट सेम प्लेन पर रहेगा, जिस कारण से यहाँ पर एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट आसानी से फॉर्म होगी। और उस साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के फॉर्म होने से इस अल्फ़ा कार्बन पर लिथियम को आसानी से इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है। जैसा कि यहाँ पर दिखाया भी गया है कि प्रॉक्सिमिटी एंड अलाइनमेंट ऑफ कार्बोनिल ऑक्सीजन टू लिथिएशन साइट। लिथिएशन साइट का मतलब कि ये जो कार्बन है ये लिथिएशन साइट है। इस लिथिएशन साइट की ओर इस ऑक्सीजन का प्रॉक्सिमिटी मीन्स इसके पास में भी है और अलाइनमेंट भी एक तरह से सूटेबल अलाइनमेंट है। साथ ही rigid conformation of bicyclic system favors this alpha lithiation on such kind of sp3 carbon, sp3 कार्बन एटम, एंड आसानी से आप यहाँ पर इसको लिथिएशन कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये भी उसी तरह का एग्जांपल है, ये भी एक बाईसाइक्लिक सिस्टम है। इस बाईसाइक्लिक सिस्टम में इसको आप डेकालिन का होमोलॉग कर सकते हैं। डेकालिन के कॉन्फॉर्मेशन में हमने देखा था किस तरह से डेकालिन का कॉन्फॉर्मेशन कंपैरेटिवली रिजिड कॉन्फॉर्मेशन रहता है इन कंपेयर टू साइक्लोहेक्सेन। जो अल्फ़ा पोजीशन हमारे पास है वो अल्फ़ा पोजीशन ये है, दिस इज CsP3H। टर्शियरी ब्यूटाइल लिथियम आपने स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया, इस स्ट्रॉन्ग बेस के साथ HMPA आपने लिया। HMPA कोऑर्डिनेटिंग लिगेंड है। अब ये कोऑर्डिनेटिंग लिगेंड फैसिलिटेट करेगा जो अल्फ़ा लिथिएशन है sp3 कार्बन का। साथ ही जो ग्रुप इसके साथ जुड़ा हुआ है, इस ग्रुप की देखिए प्रॉक्सिमिटी एंड अलाइनमेंट इस हाइड्रोजन के को फेवर करने के लिए, इस हाइड्रोजन पर
के साथ इसी के प्लेन पर है। साथ ही कॉन्फॉर्मेशनल रिजिडिटी के कारण ये अपना कॉन्फॉर्मेशन ज़्यादा चेंज नहीं कर पाएगा। इसलिए जैसा कि इससे पहले एग्जाम्पल में कहा था कि बाइसाइक्लिक सिस्टम्स आर मोर रिएक्टिव देन मोनोसाइक्लिक सिस्टम्स towards this alpha lithiation process because of relative rigid orientation of carbonyl and nitrogen जो भी प्रेजेंट होगा। इससे पहले एग्जांपल में कार्बोनिल था, यहाँ पर ये नाइट्रोजन प्रेजेंट है टुवर्ड्स द लिथिएशन साइट। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, मीन्स कि आप देख सकते हैं कि ये ट्रांजिशन स्टेट इस तरह से फॉर्म हो रही है। तो ये जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, इस तरह का सेकेंडरी इंट्रैक्शन उस ट्रांजिशन स्टेट को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराएगा। और जब एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होगी तो जो ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल होगी, प्रोडक्ट भी उसी करस्पॉन्ड फॉर्म होगा। ये हमने इससे पहले कर्टिन-हैमिट प्रिंसिपल में भी हम लोग इसको देख चुके हैं। नेक्स्ट जो लिथिएशन है ये भी sp3 कार्बन पर ही लिथिएशन है। अभी तक हमने अल्फा पोजीशन पर देखा था, उसके लिए रिक्वायरमेंट देखी थी। अब हम बीटा पोजीशन की बात करते हैं कि बीटा पोजीशन का मीनिंग ये हो गया कि सपोज अगर हमारे पास कोई ये फंक्शनल ग्रुप है, मान लेते हैं इसको मैं फंक्शनल ग्रुप कहता हूँ, कोई जुड़ा हुआ है। इस फंक्शनल ग्रुप की पहली पोजीशन अल्फा हो गया और दूसरी पोजीशन बीटा पोजीशन होगी। अब हम इस बीटा पोजीशन के लिथिएशन की बात कर रहे हैं। तो बीटा पोजीशन के लिथिएशन में यूजुअली जो टर्शियरी अमाइड्स होते हैं, टर्शियरी अमाइड्स विद स्टेबलाइज्ड कार्बेनाइन सिस्टम, कंडीशन ये है कि जो बीटा पोजीशन पर सिंस हम अगर लिथिएशन कर रहे हैं, जैसा इससे पहले एग्जांपल में भी देखा था, अगर ये फंक्शनल ग्रुप है, मुझे इस हाइड्रोजन को यहाँ से H+ की फॉर्म में यहाँ से रिमूव करना है इस तरह से। तो इस कार्बन पर जो चार्ज डेवलप होगा, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डेवलप होगी, वो कार्बेनाइनिक करेक्टर डेवलप होगा, नेगेटिव करेक्टर। तो जो भी सिस्टम या जो भी फंक्शनल ग्रुप या जो भी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स इस कार्बन के नेगेटिव करेक्टर को स्टेबलाइज करेंगे या उसके कार्बेनाइनिक करेक्टर को स्टेबलाइज करेंगे, वो बीटा लिथिएशन को परफॉर्म करेंगे। एग्जांपल देखते हैं इसका। जैसा कि यहाँ पर एक एमाइड दिखाया गया है, टर्शियरी एमाइड है, ये अल्फा पोजीशन है, ये बीटा पोजीशन है। बेस हमने ले लिया, बेस हमने सेकेंडरी ब्यूटाइल लिथियम लिया जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेस है। साथ ही कोऑर्डिनेटिंग एजेंट भी हमने ले लिया, टेमेडा। अब जो आर ग्रुप आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये आर ग्रुप पीएच फेनिल हो सकता है, अराइल सल्फाइड्स हो सकते हैं और कोई विनाइल ग्रुप हो सकता है। अब ये विनाइल ग्रुप या जो भी ग्रुप आपको दिख रहे हैं, ये ग्रुप अगर यहाँ पर जुड़े रहेंगे तो जो कार्बेनाइन यहाँ पर जनरेट होने वाला है, उस कार्बेनाइनिक कैरेक्टर को या कार्बेनाइन को ये रेजोनेंस के थ्रू या फिर डी पाई पी पाई, जैसे इसमें रेजोनेंस हो जाएगा, यहाँ पर रेजोनेंस होगा। अगर ये पीएच यहाँ पर जुड़ा रहता है, यहाँ नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव रिंग में रेजोनेंस के थ्रू पार्टिसिपेट करेगा और स्टेबलाइज करेगा अपने आप को। सिमिलरली ये जो ग्रुप है PHS, ये पी पाई टी पाई बॉन्डिंग के थ्रू सल्फर के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं और जो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा, वो नेगेटिव चार्ज वेकेंट डी ऑर्बिटल सल्फर के उसमें अपने आप को शिफ्ट करके पी पाई, इसके पी में इलेक्ट्रॉन है, ये डी है, तो पी पाई टी पाई बॉन्डिंग से अपने आप को स्टेबलाइज करेगा। सिमिलरली यहाँ पर भी रेजोनेंस, प्रॉपर रेजोनेंस होगा, जैसा हमने फिनिल के केस में देखा था। इस तरह से आप इसके बीटा पोजीशन पर भी लिथिएशन कर सकते हैं। एक जो इससे पहले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि प्रॉक्सिमिटी एंड अलाइनमेंट, यहाँ पर भी वो प्रॉक्सिमिटी एंड अलाइनमेंट वाली कंडीशन जो है वो यहाँ पर भी अप्लाई होगी कि प्रॉक्सिमिटी एंड अलाइनमेंट एसेंशियल रिक्वायरमेंट है इस तरह के लिथिएशन के लिए, बिकॉज दिस काइंड ऑफ प्रॉक्सिमिटी एंड अलाइनमेंट डेवलप्स अ साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट or a stable cyclic transition state which facilitate this kind of lithiation processes। जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है कि आप देख सकते हैं कि कैसे एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू जो कोऑर्डिनेशन है, यहाँ पर लिथिएशन होना, इसको H पॉजिटिव की फॉर्म में जाना है, वो समझ में आता है। और ये ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल सिस्टम है। इस लिथियम के साथ इस ऑक्सीजन का जो सेकेंडरी इंट्रैक्शन डेवलप हो रहा है, इस सेकेंडरी इंट्रैक्शन के लिए इस ऑक्सीजन को लिथियम के साथ जो प्रॉपर अलाइनमेंट है या उसका जो कॉन्फॉर्मेशनल है वो इस तरह से होना चाहिए कि दोनों एक ही प्लेन पर होने चाहिए। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि कैसे प्रॉक्सिमिटी एंड अलाइनमेंट ये
एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इस तरह के जो sp3CH लिथिएशन की प्रोसेसेस हैं। तो यहाँ पर बीटा पोजीशन पर हो रहा है, बीटा लिथिएशन इसको हम कह सकते हैं। कुछ सेकेंडरी एमाइड्स जो हैं उनके लिए भी बीटा लिथिएशन को ऑब्जर्व किया गया, जैसा कि एग्जांपल यहाँ पर दिखाया गया है। ये बीटा लिथिएशन है, सेकेंडरी एमाइड है। इससे पहले वाला एग्जांपल टर्सरी एमाइड का था। अभी सेकेंडरी एमाइड की जो बीटा पोजीशन आपको दिख रही है, जैसा कि पहले कहा था हमने पिछले स्टेटमेंट में, कार्बेनाइन जो यहाँ पर डेवलप होने वाला है उस कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी डिपेंड करेगी कि बीटा पर लिथिएशन होगा या नहीं। सिंस यहाँ पर फेनिल ग्रुप है तो आप देख सकते हैं कि अगर मेरे पास यहाँ पर फेनिल ग्रुप है और यहाँ पर कार्बन पर नेगेटिव कैरेक्टर डेवलप हो रहा है, तो ये कार्बन का नेगेटिव चार्ज इस बेंजीन रिंग के साथ डिलोकलाइज करके अपने आप को स्टेबल कर सकता है। इस तरह से C नेगेटिव, दिस और ये पूरे रिंग पर डिलोकलाइज कर सकता है। तो ये रेजोनेंस इस बीटा कार्बेनाइन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराएगा। साथ ही जब ये नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा, इट मीन्स कि इसकी पॉजिटिव कैरेक्टर उतना ही इंक्रीज होगा, तो इसका आसानी से रिमूवल यहाँ से पॉसिबल हो सकता है। एंड जो ये प्रॉक्सिमिटी की हम बात कर रहे थे, प्रॉक्सिमिटी और अलाइनमेंट, वो भी फेवर करता है अलॉन्ग विद प्रेजेंस ऑफ टेमेडा एंड स्ट्रॉन्ग बेस, जो कि यहाँ पर बीटा लिथिएशन परफॉर्म हो जाएगा। मैकेनिज्म हम देख रहे हैं कि किस तरह से बीटा लिथियम और सेकेंडरी बीटा लिथियम, सबसे पहले जैसा कि इससे पहले भी हम कह चुके हैं कि इफ़ वी हैव नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बोथ प्रेजेंट इन एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड ड्यूरिंग लिथिएशन, फर्स्ट इक्विवेलेंट ऑफ लिथियम will interact with nitrogen because of more nucleophilicity of this nitrogen। इसके बाद जो सब्सिक्वेंट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा, उसके बाद ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, देन इसे आप प्रोटोमराइजेशन भी कह सकते हैं या 1,3 लिथियम माइग्रेशन भी कह सकते हैं। तो लिथियम इसके बाद ऑक्सीजन पर जाएगा, देन एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट डेवलप होगी और ये साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट ही बीटा लिथिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बिकॉज हम अलाइनमेंट और प्रॉक्सिमिटी की बात करते हैं। उस अलाइनमेंट और प्रॉक्सिमिटी से यहाँ पर एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट डेवलप होगी और इस साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के बाद फर्दर जब आप इसको प्रोटोनेट करेंगे, यहाँ पर हाइड्रोलिसिस कर दीजिए H3O, तो हाइड्रोलिसिस करने पर आपको करस्पॉन्डिंग ये जो बीटा लिथिएटेड प्रोडक्ट है, ये बीटा लिथिएटेड प्रोडक्ट हमको मिलेगा। क्लियर? एक जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, आपने प्रीवियस कोर्स में पढ़ी होगी, जिसे कि आप सेपेरो रिएक्शन के नाम से जानते हैं। इस सेपेरो रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट बनता है वो इंटरमीडिएट होता है विनाइल लिथियम। अगर आपको ध्यान हो तो आप इस रिएक्शन को दोबारा से विजिट कर सकते हैं। इस रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट बनता है वो इंटरमीडिएट बनता है विनाइल लिथियम। तो जैसा यहाँ पर कहा भी गया है कि एल्केनिल लिथियम्स आर इम्पोर्टेंट इंटरमीडिएट्स इन सेपेरो रिएक्शन एंड जनरेटेड इन सिटू। ये रिएक्शन के बीच में बनते हैं और इनका जो यील्ड होता है काफ़ी अच्छे यील्ड में, कि अच्छा इनका प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है। सेपेरो रिएक्शन में हमने देखा था कि कैसे कोई कीटोन जब किसी टॉसिल हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन करता है तो करस्पॉन्डिंग हाइड्राजोन यहाँ पर बनते हैं और ये हाइड्राजोन आप देख रहे होंगे कि ये वही सिचुएशन आ गई कि ये जो कार्बन है, ये कार्बन बीटा कार्बन है, बीटा लिथिएशन हो गया, दिस इज़ अल्फ़ा, दिस इज़ बीटा। बीटा लिथिएशन, बीटा जो कार्बन है उसका अलाइनमेंट एंड प्रॉक्सिमिटी इस नाइट्रोजन के साथ बहुत अच्छा है, तो यहाँ पर लिथिएशन पॉसिबल होगा। सबसे पहले ये, दूसरा ये जो कार्बन है, इस कार्बन पर अगर नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है तो ये नेगेटिव चार्ज अपने आप को इस रेजोनेंस में स्टेबलाइज कर सकता है, जैसा कि यहाँ पर दिखा है। तो जो ब्यूटाइल लिथियम है, बीइंग स्ट्रॉन्ग बेस, इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करके ले जाएगा, देन कार्बेनाइन विल फॉर्म, कार्बेनाइन विल स्टेबलाइज इटसेल्फ इन दिस मैनर, ये शिफ्ट करेगा अपने आप को। टॉसाइल ग्रुप जो होता है वो बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, ये लिविंग ग्रुप छोड़ के जाएगा। देन सेकेंड जो इक्विवेलेंट ब्यूटाइल लिथियम है वो इस प्रोटॉन को यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट करेगा, बिकॉज एसिडिक प्रोटॉन है,
सब्सिक्वेंट शिफ्टिंग ऑफ, और यहाँ पर हमें क्या हो रहा है कि N2 गैस एलिमिनेट हो रही है, यहाँ पर -N2। आप देख रहे हैं कि ये ब्यूटाइल प्रोटॉन को लेके जाएगा, बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो N ट्रिपल बॉन्ड N, ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये नाइट्रोजन गैस यहाँ से एलिमिनेट हो रही है और विनाइल लिथियम हमें यहाँ पर बन रहे हैं। इस तरह से जो भी हम लिथिएशन पढ़ रहे हैं यहाँ पर, इन लिथिएशंस का इनकी रिएक्शंस में काफ़ी यूज होगा कि अभी हम केवल लिथिएशन पढ़ रहे हैं, फिर इनके साथ साथ इन्हीं लिथियम रिएजेंट्स की जो हमने यहाँ पर पढ़े हैं, स्टडी किए हैं, इनका यूज़ देखेंगे हम कैसे कि इनको फर्दर केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन में हम इनको यूज कर सकते हैं। आज के टॉपिक को हम यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट जो डिस्कशन होगा उसमें कुछ और लिथिएशन की प्रोसेस को देखेंगे, जिसमें कि हेट्रोएरोमेटिक सिस्टम पर लिथिएशन होगा। हेट्रोएरोमेटिक सिस्टम पर हम दो तरह से लिथिएशन देखेंगे, एक तो लिथियम हैलोजन एक्सचेंज के रूप में देखेंगे, दूसरा हम देखेंगे कि किस तरह से अगर कोई फंक्शनल ग्रुप किसी हेट्रोएरोमेटिक सिस्टम में प्रेजेंट रहता है तो वो फंक्शनल ग्रुप कैसे इनकमिंग लिथियम को डायरेक्ट करता है डिफरेंट पोजीशंस पर। इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इस लेक्चर में हमने जो sp3CH एक्टिवेशन देखा उसमें दो तरह की प्रोसेस देखी, एक तो sp3CH एट अल्फा पोजीशन, sp3CH एट बीटा पोजीशन। उसके लिए रिक्वायरमेंट देखी, एसेंशियल कंडीशंस क्या क्या होनी चाहिए, किस तरह से प्रॉक्सिमिटी या एनाइनमेंट या कॉन्फर्मेशन जो सिस्टम का है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है अल्फा और बीटा लिथिएशन में। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग, थैंक यू।